हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टू वे स्लैब की अभिकल्पन के चरण पढ़ने जा रहे हैं। टू वे स्लैब का अभिकल्पन कैसे किया जाता है और आपको जो है टू वे स्लैब के विशेषताओं के बारे में, टू वे स्लैब में भार वितरण, टू वे स्लैब का बेंडिंग मोमेंट, टू वे स्लैब का शियर फोर्स, ऐसे बहुत से पॉइंट्स बता दिए गए हैं। अब उन सब पॉइंट्स को मिला के हम लोग यहाँ डिजाइनिंग स्टेप पढ़ेंगे। डिजाइनिंग स्टेप कैसे होगा आपका, एक प्रक्रिया हम देखते हैं और उसके बाद जो है आपका इस पे हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए, द्विदर्शिक स्लैब के अभिकल्पन के चरण, डिजाइनिंग प्रोसीजर फॉर टू वे शुद्धालंबित स्लैब यानी एसएस सिंपली सपोर्टेड स्लैब। आइए देखा जाए। अच्छा, पहली बात, सिंपली सपोर्टेड स्लैब क्या होता है? तो वह स्लैब जो स्वतंत्र पूर्वक अपने आलम्बों पर टिका होता है उसे हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब कह सकते हैं या सिंपली सपोर्टेड धर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम टू वे वन में जो भी डिजाइन कर रहे हैं ये सब हमारा जो है सिंपली सपोर्टेड है। आइए देखा जाए कि हमारा स्टेप बाय स्टेप जो है प्रक्रिया देखें कि कौन स्टेप क्या है हमारा, और उसके बाद जो है यहाँ पे करेंगे। पहला स्टेप हमारा आता है दिए गए भवन या कमरों की माप, यानी कि हमें पहचान करनी है कि हमारा जो है जो स्लैब है डिजाइन करना है वन वे करना है टू वे करना है। तो भवन कमरों की माप लंबाई चौड़ाई के आधार पर वन वे टू वे स्लैब की पहचान किया जाता है। ये पहला स्टेप कर लीजिए आप। पहचान करने के बाद जो है फिर हम लोग प्रभावी पार्ट ज्ञात करेंगे। प्रश्न में लंबाई चौड़ाई जरूर दी होगी। प्रभावी पार्ट क्योंकि हम जानते हैं आगे कोई भी गणना करनी है प्रभावी पार्ट से गणना करनी है। प्रभावी पार्ट छोटा पार्ट के लिए यहाँ पे, बड़ा पार्ट के दो पार्ट यहाँ पे है, छोटी प्रभावी पार्ट, बड़ी प्रभावी पार्ट। तो प्रभावी पार्ट जिसको हम छोटा पार्ट को बी कहते हैं, हम जानते ही हैं, हमने जो है पिछले कई डायग्राम में देखा था कि हमारा ये स्लैब है। यदि स्लैब की साइज है तो यहाँ यदि छोटा पार्ट बी हमारा है, बड़ा पार्ट हमारा एल है, छोटे पार्ट को हम बी बोलेंगे, ठीक है। तो बी या इसको हम एल एक्स भी नाम देते हैं, एक्स एक्सिस पे, यानी इसको जो हम लोग छोटा पार्ट भी कहते हैं, इसको एल एक्स भी नाम देंगे। क्या होगा? शुद्ध पार्ट जो प्रश्न में दिया हुआ है प्लस उसमें प्रभावी गहराई को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से जो है बड़ा प्रभावी पार्ट यल, या इसको एल वाई बोलेंगे, यल बोले या इसको एल वाई बोले। वाई जो है बड़े पार्ट के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। जो शुद्ध पार्ट जो प्रश्न में दिया हुआ है प्लस उसमें प्रभावी गहराई स्मॉल डी जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा प्रभावी पार्ट गणना हो जाएगा। प्रभावी पार्ट का हम अनुमान लगा लेंगे। अब आते हैं, अब हमें जो है तीसरा स्टेप जो पढ़ना है, खंड की अनुमानित माप। खंड का अनुमानित माप जो है इसमें जो है आपको बताया गया था गहराई निकालना है, गहराई डी निकालना है, यहाँ पे कैपिटल डी निकालना है। तो गहराई निकालने के लिए आपको जैसे पता है कि हम टू वे स्लैब गणना जो है दो पार्ट पे करते हैं, एक जो है छोटे पार्ट पे करते हैं, बड़े पार्ट पे करते हैं। हमेशा जो भी हमारा जो वर्क होगा वो छोटे पार्ट वाले का होगा मुख्य, क्योंकि छोटा पार्ट पे भार अधिक जाता है और पहले पहुंचता है। तो जो भी हमारा कार्य किया जाएगा छोटे पार्ट में पहले किया जाएगा, अब बाद में बड़े पार्ट का जो भी विशेष वर्क होगा, विशेष कार्य होगा उसको किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है गहराई ज्ञात करने के लिए छोटे पार्ट को आधार बनाकर विक्षेप को सीमित रखते हुए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि गहराई ज्ञात करने के लिए विक्षेप की सीमा कितनी होती है, पार्ट बाई गहराई इज इक्वल टू 35 एफ 250 के लिए और 28 एफ 415 के लिए। तो विक्षेप को सीमित रखते हुए प्रभावी गहराई व कुल गहराई का अनुमान लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पार्ट बटे गहराई का हम 35 लेंगे या 28 लेंगे। कब? जब 250 का रेशियो रहेगा और 415 का रेशियो रहेगा। और यहाँ पे जो है शुद्ध पार्ट और कुल गहराई हम यूज करेंगे। जैसे कि जो है शुद्ध पार्ट हमारा जो है 5 मीटर का है, कुल गहराई तो हमारा जो है 5। तो यदि पार्ट हमारा शुद्ध पार्ट 5 मीटर का है तो बटे कैपिटल डी इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि हमारा 28 का रेशियो है 28 रख देंगे। हमारा डी के वैल्यू जो भी आएगी, यहाँ 5 मीटर में हमारा है, वो हम डी के वैल्यू निकालेंगे और इस डी में से जो है यानी हमें यहाँ शुद्ध पार्ट रखना है और कुल गहराई निकलेगी हमें। पार्ट बटे गहराई का अनुपात जो होगा हमारा 28 या 35 लेना है, तो पता है कितने कितने लेना है आपको है। और जो यहाँ पे कुल गहराई निकलेगी उसमें प्रभावी आवरण को लेकर प्रभावी गहराई ज्ञात कर ली जाएगी। यानी कि कैपिटल डी में से हम प्रभावी कवर जो है निकाल देंगे तो हमें प्रभावी गहराई मिल जाएगी। और इस प्रभावी गहराई को लोग हम ला के जो है इसमें जोड़ देंगे। पहले स्टेप में, स्टेप पहला हम होल्ड किए रहेंगे, तो शुद्ध पार्ट प्लस प्रभावी गहराई तो हमारा एल एक्स या बी निकल जाएगा, शुद्ध पार्ट प्लस डी है तो हमारा एल या एल वाई निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम दो स्टेप को आपस में जो है एक दूसरे के जो है मिलाकर कर लेते हैं।
अब आते हैं दूसरा स्टेप चौड़ाई का। चौड़ाई जो है हमारा बी, जैसे पता ही है सिलाई की पट्टी की चौड़ाई हमारी बी हमेशा 1000 mm ली जाती है, तो 1000 mm चौड़ाई हम ले लेंगे यहाँ पे और इसको लेके हम गणना कर लेंगे। अब आते हैं स्टेप 4, भार निकालना है। तो यहाँ पे भार निकालने के लिए जैसे बताइए अपनों को है कि हम 1 मीटर क्षेत्रफल में, जैसे हमारा यहाँ पे वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब में हम जो है पहले इकाई क्षेत्रफल पर अध्यारोपित भार कितना आ रहा है, इकाई क्षेत्रफल पर अध्यारोपित भार कितना आ रहा है वो गणना कर लेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ जो स्वयं का भार कितना आएगा, बस हम इकाई क्षेत्रफल पहले भार निकालेंगे, भार का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करेंगे। छोटे पार्ट में कितना जाएगा, बड़े पार्ट कितना जाएगा, जैसे बताया आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कैसे हम भार वितरण करते हैं। तो पहले हमारा मुख्य उद्देश्य होगा इकाई क्षेत्रफल पर कितना भार हमारा जो है हो रहा है, कुल भार, तो उसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। उस डब्ल्यू में से डब्ल्यू बी कितना होगा, डब्ल्यू एल कितना होगा, तो हमें पता है हमें फॉर्मूले के अनुसार। तो अध्यारोपित भार जो है इकाई क्षेत्रफल पर, अध्यारोपित भार स्वयं का भार इकाई क्षेत्रफल पर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, आयतन गुणे घनत्व कर निकालेंगे और कुल भार निकाल के उसमें 1.5 से गुणा करके यहाँ हम डब्ल्यू डी निकाल लेंगे। यही हमारा डब्ल्यू डी आगे काम आएगा। इसी डब्ल्यू डी चाहे तो हम छोटे पार्ट निकाल लें, डब्ल्यू बी निकाल लें और डब्ल्यू एल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों का योग डब्ल्यू बी डब्ल्यू एल का योग ही हमारा डब्ल्यू होता है, कुल भार होता है। फॉर्मूला भी पता हमें है, डब्ल्यू बी निकालना है तो यहाँ L4 अपान नीचे L4 प्लस B4 इंटू डब्ल्यू, है ना, ये फॉर्मूला पता हमें, लिखवाया गया पिछले वीडियो में। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है 2 क्रिया करनी है, वैसे हम यहाँ पे सरलता वाली क्रिया करेंगे। ग्राशफ-रैंकिन मेथड से ही हम जो है बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। और जब ग्राशफ-रैंकिन यानी बंकन आघूर्ण जब ग्राशफ-रैंकिन सूत्र से ज्ञात किया जाएगा तो दोनों पार्टों के लिए भार का वितरण ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, यानी डब्ल्यू बी डब्ल्यू एल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग भार इकाई क्षेत्रफल वाला 1 मीटर क्षेत्रफल में कितना भार आएगा, स्वयं का कितना आएगा, अध्यारोपित, बस यही निकाल लीजिए। हमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जो है हम पहचान कर लेंगे, प्रभावी पार्ट निकाल लेंगे, खंड का अनुमान लगा लेंगे, पार्ट पट्टी की गहराई के अनुसार जो है अब भार इकाई क्षेत्रफल के निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद चलते हैं अगले स्टेप पे। अब हम बंकन आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं। अब बंकन आघूर्ण अगला स्टेप हमारा आएगा, बंकन आघूर्ण निकालना है स्टेप 5 में। बंकन आघूर्ण जो है यहाँ पे हमें ग्राशफ-रैंकिन सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमें बंकन आघूर्ण की निकालने के लिए बंकन गुणांक चाहिए, यानी बंकन कोफिशिएंट चाहिए, जिसको साड़ी से मिलेगा। हमें साड़ी आपको मिल जाएगी, किताब में साड़ी दिया हुआ है। यहाँ प्रभावी पार्ट LY जो पिछले बताया था जो है यहाँ पे प्रभावी पार्ट यहाँ पे हमारा LY, यहाँ पे LX हम निकालेंगे। तो जो प्रभावी पार्ट हमारा LY LX के आधार पर साड़ी से LY अपान LX के अनुपात के प्राप्त मान के आधार पर साड़ी से अल्फा एक्स अल्फा वाई यानी बेंडिंग मोमेंट एक छोटे पार्ट के लिए है, एक्स छोटे पार्ट के लिए होता है, अल्फा वाई बड़े पार्ट के लिए होता है, का मान हम ज्ञात कर लेंगे। टेबल मिल जाएगा आपको, टेबल में दिया होता है वैल्यू, हम टेबल से ले लेंगे, अल्फा एक्स अल्फा वाई का मान निकालेंगे साड़ी से। ये निकालने के बाद अब बंकन आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, छोटे पार्ट के लिए बंकन आघूर्ण एम एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू डी एल एक्स स्क्वायर, और बड़े पार्ट के लिए एम वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई डब्ल्यू डी एल एक्स स्क्वायर। यानी हमारा जो यहाँ पे यानी ये पद जो है हमारा है ये समान है, बराबर है दोनों के लिए, बस अल्फा एक्स अल्फा वाई जो है दो वैल्यू जो होगी जिसको हमें अलग अलग गुणांकों में करना होगा। तो छोटे पार्ट के लिए एम एक्स, बड़े पार्ट के लिए एम वाई हम प्रयोग कर लेंगे। अब इसके बाद कुछ नोट्स है। नोट्स हमारा क्या है, उपयुक्त ज्ञात अधिकतम नमन आघूर्ण के आधार पर आगे की प्रक्रिया जैसे संपीड़न क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण, तनन क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण इत्यादि ज्ञात किया जाता है, और सदैव छोटे पार्ट पर नमन आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी हमें दोनों नमन आघूर्ण में से, इसका नमन आघूर्ण, यह नमन आघूर्ण, इन दोनों नमन आघूर्णों में से जो है जो अधिकतम नमन आघूर्ण होगा, इसी अधिकतम नमन आघूर्ण के आधार पे हम लोग गणना आगे करेंगे, और उसी को लेकर जो है हम लोग खंड की माप चेक करेंगे, उसी को लेकर हम जो है मुख्य इस्पात जो है ज्ञात करेंगे। हमेशा एक बात और जानना चाहिए हमें कि हमेशा छोटे पार्ट, जो छोटा पार्ट होता है उसी पर जो है, मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ मैं, छोटे पार्ट पे ही बेंडिंग मोमेंट अधिकतम होता है, छोटे पार्ट पे ही मुख्य इस्पात पहले बिछाई जाती है, उसके बाद उसके ऊपर जो है बड़े पार्ट की समानता बिछाई जाती है, और छोटे पार्ट पर ही अधिकतम हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, अब आइए जो हमारे दो स्टेप होते हैं, छठवां स्टेप, सातवां स्टेप, सीमांत उदासीन अक्ष, उत्तोलक भुजा, ये तो हमें हमेशा ज्ञात करना होता है।
सीमांत उदासीन अक्ष एक्स2 मैक्स निकाल लेंगे 250 के लिए, 415 के लिए और 500 के लिए। अवतोलक भुजा का जो है जो सूत्र होता है हमारा नॉर्मली सूत्र d माइनस 0.42 एक्स2 मैक्स, इसको भी जेड की वैल्यू भी हम d के पद में यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा सीमांत उदासीन अक्ष और हमारा अवतोलक भुजा 2 पॉइंट्स निकल जाएगा। अब आते हैं, देखिए डिजाइनिंग का जो हमारा मूलभूत जो प्रक्रिया है लगभग समान है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है जिसको ध्यान रखना चाहिए। लगभग जो हमारा प्रोसीजर है सब में समान हो रहा है। तो यदि एक बार उसको आपने लर्न कर लिया है, पढ़ लिया है, तो आप सभी सवालों को उसी के अनुरूप लगा सकते हैं। 8वां स्टेप हमारा आता है संवेदन क्षेत्र का प्रतिरोधी। अब देखिए यहीं से जो है हमारा प्राप्त गहराई मिलेगी, और प्राप्त गहराई को जो अनुमान लगाई गहराई उससे तुलना करके हम लोग अपनी गणना को संशोधित कर लेते हैं। संवेदन क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण mu इक्वल टू 0.36 FC की एक्स2 मैक्स B इंटू जेड। mu जो है उपयुक्त अधिकतम नमन आघूर्ण के आधार पर लिया जाएगा, बताया था मैंने। आगे उसी नमन आघूर्ण को रख देंगे यहाँ पे हम लोग, और छोटे पार्ट के लिए होगा तो यहाँ पे जो है हमें D मिल जाएगा। यहाँ हल करेंगे प्रश्न को, जो है समीकरण को, D मिल जाएगा। और उचित प्रभावी आवरण लेकर कुल गहराई ज्ञात कर लेंगे। और अब प्राप्त कुल गहराई मानी गई गहराई के समान होने पर जो है बराबर होने पर, लगभग जो है समान होने पर गणना दोहराने की नहीं हो या सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो गहराई आएगी उसी गहराई को हम लोग जो है वेरीफाई, उसको जो है हम लोग तय कर लेंगे कि हाँ ये गहराई हमारे लिए सही है, उचित है। आगे गणना जो है उसी गहराई पे हम करेंगे। चलिए, तो गहराई निकल गई हमारी, और वह छोटे पार्ट की निकाली गई है, ठीक है। और छोटे पार्ट की निकाली गई है। अब जो है हमें तनन इस्पात बिछाना है छोटे पार्ट पे, फिर बिछाना बड़े पार्ट पे। तो छोटे पार्ट के जो है नमन आघूर्ण के सारे छोटे पार्ट की गहराई निकली है, वही गहराई मुख्य गहराई होगी हमारी। अब जो है तनन क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण छोटे पार्ट के नमन या तनन जो है छोटे पार्ट के लिए प्रबलन इस्पात, वही फॉर्मूला छोटा पार्ट वाला जो अधिकतम फॉर्मूला है 0.87 FY AST इंटू जेड, जो जेड डी के पद में हमारा आएगा पिछले जो है स्टेप में, रख कर हमारा यहाँ पे जो है हमारा AST निकल जाएगा। छोटे पार्ट के लिए AST निकाला जाए मैंने। आज छोटे पार्ट के जो है AST में उचित व्यास की छड़ लेकर न्यूनतम 10 ओम होना चाहिए, आपको पता है। अंतराल जो है AS इक्वल टू 81/AST इंटू 1000, या IS कोड के अनुसार कितना होता है 3D अथवा 300 ओम, जो न्यूनतम हो ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है अंतराल 81/AST, 81 क्या है, एक छड़ का एरिया। इस तरह से जो हमारा छोटे पार्ट के समांतर हमने इस्पात निकाल लिया, और गहराई भी छोटे पार्ट के समांतर रखी गई है। अब आते हैं, हमें ये भी पता है कि हमें बड़े पार्ट पे भी यहाँ ट्विस्ट बड़े पार्ट पे भी बाहर आता है, तो अब बड़े पार्ट पे भी इस्पात लगाना है, क्योंकि बड़े पार्ट पे बेंडिंग मोमेंट के मान भी गणना किया हमने। तो आइए बड़े पार्ट के जो है जब इस्पात की मात्रा निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे। 10वां स्टेप बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हमारा बनेगा, बड़े पार्ट के समांतर प्रबलन इस्पात, हमारी हेडिंग हो गई। अब इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, बड़े पार्ट के समांतर बिछाई गई इस्पात की प्रभावी गहराई पहले हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, अब इस मान लीजिए हमारी पेन है छोटे पार्ट के समांतर, इसके ऊपर लगाए हैं बड़े पार्ट के समांतर, तो और हमारी कंक्रीट इतनी मोटी कंक्रीट हमारी है, तो आप ये कर सकते हैं, ऐसे ड्राइंग देख लीजिए, ड्राइंग बनाया गया है। यहाँ पूरी जो है यहाँ पूरा हमारा जो है खंड की गहराई है, इस खंड गहराई में छोटे पार्ट समांतर हमारा जो है इस्पात बिछाया गया है, और उसके ऊपर जो है लंबवत उसके बड़े पार्ट के समांतर इस्पात बिछाया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ऊपरी क्षेत्र से यानी ऊपरी तल से छोटे पार्ट की जो इस्पात बिछाई गई है उसके केंद्र गहराई D, जो हमने पिछले स्टेप में ज्ञात कर लिया है। लेकिन जब बड़े इस्पात के जो सापेक्ष जो है इस्पात बिछाएंगे, तो ऊपर से उस इस्पात के अंतर गहराई जिसमें D1 जो होगी वो हमारी कुछ चेंज होगी। कितनी होगी D1, तो D1 जो होगा हमारा पूरी D में से, यानी यहाँ था पूरी D होगी, पूरी D में से हम लोग माइनस निचले जो है जो इस्पात है उसका आधा डायमीटर, उसके बाद जो है इसका आधा डायमीटर φ1 φ2 निकालें। यानी जैसे मान लीजिए ये हमारा एक निचली इस्पात है, या ऐसे मान लीजिए एक निचली इस्पात हमारी ऐसे बिछाई गई है, ऊपर इस्पात ऐसे बिछाई गई है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, उसको D1 बोलेंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, और हमें यहाँ से यहाँ की दूरी हमें मिली हुई है इसको D, तो हम जो है आधा इसको निकालेंगे,
आधा ए निकाल, यानी हमें इतना दूरी निकालना है। तो यदि इसका डायमीटर 5 हो तो 5/1 यहाँ निकल जाएगा, और इसका डायमीटर 5/2 हो तो 5/2 इसका 5/2 इसका निकल जाएगा, यानी दोनों मिला के निकाल देंगे इतने में से, तो इतना निकाल देंगे तो हमारा इतना दूरी बच जाएगी, यानी हमें इतना निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे बड़े पार्ट के समांतर बिछाई गई इस्पात के लिए प्रवाही गहराई निकल गई। अब जो है इस्पात की मात्रा निकालनी है, तो एमयू जो होगा ये अब हमारे लिए कौन सा होगा, जो बड़े पार्ट पर हमारा जो नमूना गुण निकल के आया है, यानी MY वाला। ठीक है, तो MY वाला जो नमूना गुण रख देंगे हम लोग। उसके बाद 0.87 FY AST Z। अब Z की वैल्यू जो होगी वो हम जो हमारा तुला बोझा फॉर्मूला होता है D माइनस 0.42 XU मैक्स, तो यहाँ D1 की वैल्यू भी जो है यहाँ D की वैल्यू D1 रखी जाएगी, यानी हर D जो जितनी गहराई हमारी होंगी वो सब परिवर्तित करके रखी जाएंगी। D1 माइनस 0.42 XU मैक्स। अब XU मैक्स में भी जो D हमारा होगा कितना 0.42 0.48 D1 में सभी जितनी भी हमारे पद होंगे सब D1 के फॉर्मेट में होंगे। रख कर जो है अब यहाँ पे AST ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, अब उचित व्यास का छड़ लेकर हम उसका स्पेस निकाल लेंगे 81/ST × 1000, और इसके बाद IS कोड के अनुसार जो है 3D अथवा देखिए बड़े पार्ट के समांतर भी छड़ जो है हमारी मुख्य इस्पात होती है, तो उसके लिए भी मुख्य इस्पात हमेशा अंतराल जो 3D अथवा 300 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रख कर जो है हम लोग उचित अंतराल तय कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो है ये हमारा इस्पात की व्यवस्था हमारे छड़ में स्लैब में हो जाती है, 2 वे स्लैब में। अब आते हैं जांच करते हैं। जांच में जो है स्टेप नंबर 11 प्रबलन इस्पात की जांच हमारा पॉइंट्स है। यहाँ प्रबलन इस्पात की जांच में कोड के अनुसार टोर इस्पात का न्यूनतम क्षेत्रफल प्रत्येक दशा में खंड के क्षेत्रफल का 0.12% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी अधिक होनी चाहिए, और दोनों पार्टों के समांतर प्रयोग की गई तनन इस्पात को एकांतर क्रम में पार्ट बाई 7 की दूरी पर नत कर दी जाएगी। ये भी हम पॉइंट ध्यान रखेंगे। और जो है छड़ों को यहाँ पे हम लोग प्रिंटअप करेंगे, और छड़ की मात्रा जो होगी चाहे बड़े पार्ट के समांतर जब छोटे पार्ट के समांतर वो खंड के क्षेत्रफल का 0.12% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो है इस्पात की मात्रा की जांच हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग कर्तन की जांच करते हैं। अगला स्टेप होगा कर्तन में जांच। कर्तन में जांच के लिए वही पुराना तरीका ही होना होगा, टाउ भी टाउ से तुलना करना। उसको भी देखिए कैसे होगा यहाँ पे। तो इससे पहले जो है आप शुद्ध पाठ तो पता ही हमें प्रश्न में दिया रहेगा, BOL शुद्ध पाठ हो गया। शुद्ध पाठ के बाद जो है कर्तन बल छोटे पार्ट पर बड़े पार्ट पर फॉर्मूला बताया गया था आप लोगों को, WB VV = A/3 W × B। W हमारा क्या है, कुल भार है। अब B क्या है, छोटा पार्ट। छोटे पार्ट पर कर्तन बल हो गया, और यहाँ पे बड़े पार्ट पर कर्तन बल VL L/B 2 + L/B × W × B। इस तरह से हम जो है छोटे पार्ट बड़े पार्ट पर कर्तन बल निकालेंगे, और उपयुक्त में से जो अधिकतम कर्तन बल होगा उसी पर जो हम जांच करेंगे। सिंपल सी बात है। और हमेशा जो है कर्तन बल जो भी अधिकतम होगा चाहे बड़े चाहे छोटे पार्ट पर, लेकिन उसको हम हमेशा छोटे पार्ट पर निचला जो है इस्पात लगा हुआ है, तो छोटे पार्ट पे ही निचली तली पे इस्पात लगा होता है, तो उसी पे हम जांच करेंगे। यानी प्रवाही गहराई जो होगी हमारी जो निचले इस्पात के लिए होगी वही लिया जाएगा, अर्थात जो प्रवाही गहराई हम गणना करने निकाले हुए हैं वो गहराई लेके हम काम करेंगे। अब जो है टाउ भी निकाल लें। टाउ भी B/BD, भी का अधिकतम होगा, D छोटे पार्ट वाली प्रवाही गहराई है। हमेशा बता ना छोटे पार्ट पे ही लेके चलेंगे, क्योंकि छोटा पार्ट हमारा निचला होता है, उसके ऊपर जो बड़ी पार्ट होता है वो बड़े पार्ट पर ऊपरी इस्पात बिछाई जाती है, तो इससे छोटे पार्ट पर जो हम लोग यहाँ पे प्रवाही गहराई गणना करेंगे। इससे टाउ भी निकल जाएगा। और कंक्रीट कर्तन सामर्थ्य निकालने के लिए इस कंक्रीट ग्रेड किस ग्रेड की कंक्रीट है, M15 M20, और यहाँ पे इस्पात का परसेंटेज AST/BD × 100। यहाँ AST कितना होगा, छोटे पार्ट वाला, छोटे पार्ट का जितना AST प्राप्त होगा आपका, यहाँ देखिए छोटे पार्ट का जितना आपका AST मिलेगा उसका 50% ही हम वैल्यू लेके परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हम पता है कि हमारा एकांतर क्रम में जो छड़ें बेंडअप होंगी तो आपका 50% छड़ें बचेंगी। तो 50% के लिए जो है यहाँ पे इस्पात की मात्रा इस्पात का प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। आपको इस पर सवाल बताया गया था, आगे लिखा हुआ है नोट्स में कि छोटे पार्ट पर प्रयोग की गई इस्पात मात्रा का 50% मात्रा पर इस्पात का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। अब हम टाउ सी साढ़े से निकाल लेंगे, तुलना कर लेंगे टाउ बी टाउ सी के टाउ सी का, के टाउ सी तुलना करेंगे, ये पता हमें। जब के टाउ सी तुलना कर लेंगे तो हमारा जो है टाउ बी के टाउ सी में जो है
जो भी यहाँ पे होगा, तो इसे हमेशा जो है k टाउ सी वैल्यू टाउ v से अधिक होती है, अतः स्लैब कर्तन में सुरक्षित होता है। स्लैब कर्तन में सदैव सुरक्षित होता है, हमें जो है इसकी अलग से प्रॉब्लम देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग बेंटअप करते हैं छोरों को एडवांस में जो है शियर एनफोर्समेंट के लिए, वरना हम स्लैब में सुरक्षित होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आगे जो है हम अभिकल्पन के जो भी विवरण हमारा होगा और ड्राइंग बना लेंगे। विवरण में क्या होगा कि आपने स्लैब की मोटाई क्या रखा हुआ है, आपने छोटे पार्ट पर समांतर इस्पात डाला हुआ, उसे कितना ग्रेड है, एपी 415 ग्रेड का है, और जो है क्या डायमीटर है, कितना फाई का है, जो भी फाई होगा आपका वहाँ पे समथिंग, और जो है क्या रेशियो है, क्या आपने अंतराल यूज किया हुआ है। ठीक है, जो भी अंतराल होगा बड़े पार्ट के लिए, छोटे पार्ट के लिए, आप इस तरह से जो है यही हमारा विवरण होगा। अब इसकी ड्राइंग बनानी होगी आपको। ड्राइंग बनाने के लिए जो है आपको ड्राइंग कैसे बनानी होगी देख लेते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए आप फ्री हैंड लंबाई खींच लेंगे, जो भी प्रश्न में दिया होगा चौड़ाई खींच लेंगे। एक बार जो है आप छोटे पार्ट के समांतर छड़े लाएंगे बेंटअप वाले पोजीशन, फिर इधर से बेंटअप वाले पोजीशन एकांतर क्रम में, और इसके बाद जो है उधर से भी हम बेंटअप करेंगे, इधर से बेंटअप पोजीशन, इधर से बेंटअप पोजीशन। इस तरह से जो हम प्लान बना लेंगे। अब प्लान बनाने के बाद सेक्शन भी बनाने के लिए हम दोनों साइड सेक्शन का काटेंगे। छोटे पार्ट काटेंगे, छोटे पार्ट में जो हमारी मुख्य इस्पात होगी नीचे होगी, उसके ऊपर राउंड राउंड छड़े आएंगी बेंटअप वाली पोजीशन हमारी। और जब बड़े पार्ट काटेंगे तो बड़े पार्ट पे जो राउंड राउंड नीचे आएंगी, इस बारे में आपको ड्राइंग बताया गया है, और उसके ऊपर सीधी छड़ाएगी और उसको बेंटअप। तो इस तरह से नॉर्मल जो है हम ड्राइंग बना लेंगे। ये ड्राइंग जो है आप लोग देख लेंगे, किताब में दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरी अपना हम कल्पना जो पूरी डिजाइन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इस पे आगे हम सवाल न्यूमेरिकल देखेंगे, तो न्यूमेरिकल से हमको काफी आइडिया हो जाएगा। तो यही हमारा पूरा डिजाइनिंग प्रोसीजर 2 स्लैब का होता है। धन्यवाद।